गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. टुडेज आयुर्वेदा हा जो आपला उपक्रम आहे त्याच्या क्रियाशरीरच्या आपण त्याला डेमो लेक्चर म्हणू शकत नाही. आपण त्याच्या सब्जेक्ट आउटलाईन, ठीक आहे, आउटलाईन म्हणजे काय, तर एक 2017 नंतर 2017 के बाद जो चेंजेस आए हैं एनसीएसएम में, उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, ये सब चीजें भी जानेंगे, ठीक है। तो क्रिया शरीर का सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड AY UG, यूजी का है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स का है। के एस मतलब क्रिया शरीर। इन मॉडर्न इसको कंपेयर किया जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी से। कब से एप्लीकेबल है, तो 2021 और 22 से एप्लीकेबल है। कब तक है, 5 साल के लिए है। इसके पहले 2017 में जो कोर्स था वो चल रहा था, और जब ये आया तो ये तब से इम्प्लीमेंट हुआ। क्योंकि हमारे जो सिलेबस है या जो हमारा कोर्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्स आपने देखे होंगे हमारे ग्रुप, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये दोनों के हिसाब से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इसमें जो है वो न्यू सिलेबस के हिसाब से एनसीएसएम के, और जब सीसीएम था तब का जो सिलेबस है वो है ओल्ड सिलेबस, वो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के हैं। इसके सब्जेक्ट्स भी अलग हैं, उसके मायने भी अलग हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। तो ये किसने बनाया है, तो बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, न्यू दिल्ली, ठीक है। हम लोग आगे जाएंगे। ये थोड़ा समराइज मैं कर देता हूँ, समराइज मैं भी थोड़ा कर देता हूँ आपको। तो इसमें अब आपके जो कॉलेज में पढ़ते हो आप, तो टोटल है 600 आवर्स, ठीक है। और पेपर 1 पेपर 2 मिला के 75 आवर्स, नॉन लेक्चर एक्टिविटी की 25 आवर्स, ऐसे इसमें आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे जाते हैं, आगे है इसमें एग्जाम का पॉइंट, जो मेन जिसके लिए अब हमारे पास एनरोल होने वाले हो। कुछ लोग बच्चे हो गए हैं, बाकी के बच्चे भी आएंगे, देखते हैं। तो AY UG KS, इसका जो एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है या उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, वो है 100 मार्क फॉर पेपर 1, ठीक है, और 100 मार्क फॉर पेपर 2, और इसका टोटल जो होता है वो है 200 मार्क्स। अभी ये हो गया थ्योरी कंपोनेंट। प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपके एग्जाम में होती है, वो है 100 मार्क्स की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और 70 मार्क्स का वाइवा, और 30 मार्क्स जो मिलते हैं वो आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद आपका इलेक्टिव्स का भी एक मार्क्स होते हैं, वो यूनिवर्सिटी में एनसीएसएम भेज देता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा इस इलेक्टिव्स की थोड़ी चर्चाएं चल रही, तो ऐसा टोटल जो है कितने मार्क्स का है, दी सब्जेक्ट इज कवर्ड ऑफ 400 मार्क्स, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग फास्ट जाएंगे, प्रीसेस है इसमें, थोड़ा सा ऐसा बताया कि क्रिया शारीर किस लिए ये होता है, उसमें कौन सी असेसमेंट टेक्नोलॉजीज है, क्या क्या यूज करना चाहिए। दीज आर फॉर द टीचर्स, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स। दिस इज द इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये POCOs है, these all come under the NAC। NAC में मैंने काम किया था DY पाटिल में, तो इसमें वो POCO जो वो सब चीजें होती है। these are the admin part, और ये सब उन्होंने किए हैं। हाँ, अब लोग हम अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। सिलेबस क्या होता है सर, तो सिलेबस में से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शारीर, शारीर और शरीर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो शारीर के बारे में आपको जानकारी जहाँ मिलती है वो क्रिया शरीर और रचना शरीर, ये दोनों सब्जेक्ट में मिलती है। क्योंकि मैं ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन। हर बार कहीं ना कहीं आपने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन देखे होंगे,
तो क्वेश्चन की शुरुआत होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शारीर एंड एक्सप्लेन द त्रिगुण त्रिदोष सिद्धांत या त्रिदोष सिद्धांत या पांचभौतिक सिद्धांत, ऐसा पहले पूछा जाता था। अभी क्या किया है उन्होंने, सिद्धांत में दास दोष धातु मल, ये जो है ये यही रखा है। मतलब पदार्थ विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसमें जो टॉपिक्स थे, मतलब लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत, ये सब अभी क्रिया शरीर में नहीं पूछा जाएगा। तो डिफिनेशन क्रिया शारीरम का और क्रिया का और शारीर का, ये सब चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट। आगे जाते हैं त्रिदोष, उसके जो जनरल डिस्क्रिप्शन, त्रिदोष जो है होते हैं वात पित्त कफ, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका लोकेशंस कहाँ पे है, शरीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सब आपको त्रिदोष के चैप्टर में या त्रिदोष के टॉपिक के अंदर आपको मिलेगा। बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोष ऑन द बेसिस ऑफ डे नाइट एज सीजन फूड इनटेक, खाना खाने के बाद कफ का क्या होता है, पित्त का क्या होता है, ये सब चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद रोल ऑफ दोषा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति, क्रिया शारीर। अब आप पढ़ रही हो तो सबसे पिक्यूलियर टॉपिक है सारता एंड प्रकृति, प्रकृतिस्तु स्वभाव। तो शारीर स्वरूप जो होता है आपका, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रकृति का और दोषों का, जैसे वात प्रकृति हो गया तो वात प्रकृति में कौन से दोष के कौन से गुण बढ़ेंगे, या वात प्रकृति में वात के कौन से गुण की वजह से ये लक्षण आते हैं, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आगे जाके वो प्रकृति के चैप्टर में। अभी फिलहाल ये बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि अभी अभी आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है होते हैं वो बताने हैं, और जैसे जैसे ड्यू कोर्स ऑफ बीएमएस आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे ग्रास्प करके आगे जाना है। तो वात दोष नेक्स्ट टॉपिक इज वात दोष। तो त्रिदोष का बाइफर्केशन उन्होंने किया है, वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष। उसका एक ढांचा जब जिसको हम बोल सकते हैं वो है उसका डेरिवेशन, उसकी जो उत्पत्ति, वो शब्द कैसे बना, वो निरुक्ति जिसको बोलते हैं, उसकी लोकेशंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ वाता, प्राण, उदान, समान, व्यान एंड देयर स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो चीजें हैं ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्म ऑफ एल ए क्यू, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, जिसको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये एल ए क्यू जो है वो आपको ये तीन दोषों में से कोई भी एक दोष, वात पित्त और कफ, ये 100% पूछते ही। तो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले कॉन्सेप्चुअली समझना होता है कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके कहाँ पाया जाता है, उसकी जैसे पित्त हो गया, पित्त में डिफरेंस बिटवीन अग्नि एंड पित्त, बहुत बार ओरल में भी पूछते हैं कि अग्नि और पित्त का डिफरेंस बिटवीन बताओ। ठीक है, तो ये सारा चीजें आपको बेसिक आउटलाइन में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। आगे है कफ दोष। कफ दोष में सेम है, कैसे वर्ड बना है, उसके कुछ सिनोनिम्स है क्या, उसके फंक्शंस क्या है, टाइप्स क्या है, बोधक, अवलंबक, क्लेदक, तर्पक, श्लेष्मक। तो ये जो कफ है कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, यही आपको ये डिटेल यहाँ पे जानना है। फिर दोषक क्षय वृद्धि का एक अलग से चैप्टर, क्या नाम है, दोषक की क्षय और वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ना और क्षय मतलब कम होना। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो दोष की बढ़ाते हैं, वो भी देखना है, और जो ऐसे फैक्टर है वो दोष को कम करते हैं, वो भी देखना है, उसके मैनिफेस्टेशन देखना है। तो ये सारी चीजें आपको दोषों की क्षय और वृद्धि में देखने को मिल जाती है। आगे जाते हैं क्रिया काल।
क्रियाकाल में आपको षट क्रियाकाल का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। वो फर्स्ट ईयर में भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्रिया शारीर में। उसके बाद रोग निदान ये सब्जेक्ट में भी इम्पोर्टेंट है, काय चिकित्सा सब्जेक्ट है उसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके लिए तीनों साल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं षट मतलब 6, क्रिया मतलब क्रियाकाल, जो चय एवं जय दोषम, ऐसा आपने कभी सुना होगा या आपको पढ़ाया गया होगा। तो जो दोष है वो चय अवस्था में ही जीतना है, ये उसका अप्लाइड एस्पेक्ट, और अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में ही हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं। क्या है, कितने हैं, कैसे करेंगे, ये आगे आगे जैसे जैसे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग देखेंगे। आगे है, मैंने जैसे पिक्युलरिटी बताया था, तो वो पिक्युलरिटी कौन सी है? प्रकृति एंड सारता। प्रकृति में मोस्टली वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, वात पित्त प्रकृति, मतलब द्वंद्वज, दो दोषों की मतलब द्वंद्वज, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, फिर उसमें प्राधान्यता, पित्त प्रधान वात प्रकृति, वात प्रधान कफ प्रकृति, ऐसे जो है वो है देह प्रकृति, देह प्रकृति। फिर ये चैप्टर में आप क्या देखेंगे? सिनोनिम्स, पर्याय नाम क्या है प्रकृति के, वो देखेंगे। वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में पैदा होती है, पूरे लाइफ टाइम में आपकी चेंज नहीं होती, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे देखेंगे। और मेरा रिसर्टेशन यहाँ पे चालू होता है बच्चों के लिए कि आप 3 प्रकृतियां हैं, तीनों में से कोई भी एक पूछ सकते हैं, और 100% प्रकृति में एक एलएक्यू क्वेश्चन रहता ही है पेपर 1 में। तो आपको क्या करना है, एक दोष और मतलब 3 दोषों के एलएक्यू के लिए उसके श्लोक जो इंपॉर्टेंट है वो जो मैं दूंगा आपको, आई विल शेयर द पीडीएफ कि कौन से श्लोक क्रिया शरीर में इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं तीनों प्रकृति के श्लोक, जो कि हमें चरकाचार्य के हिसाब से करना होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं मानस प्रकृति पे। मानस प्रकृति में क्या है? इंट्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ मानस प्रकृति। उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति आपको देखने को मिलती है। उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस अभी यहाँ से चालू हो जाता है, जैसे प्रकृति खत्म हो गया, डाइजेशन के लिए हम लोग देखते हैं आहार, आहार की डेफिनेशन, उससे क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकेंस, और अष्ट आहार विधि विशेषायतन, द रूल्स फॉर आहार सेवन, इन शॉर्ट। तो ये है एलएक्यू का टॉपिक। वापस इस पे भी मोस्ट ऑफली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपने देखे होंगे, तो इस पे 90% बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ऐसे क्यों एलएक्यू में नहीं पूछा तो ऐसे क्यों में पूछा ही जाता है। दूसरा है आहार परिणाम कर भाव। देखो, आहार वृद्धि आहार विधि विधान, उसके बाद अष्ट आहार विधि विशेषायतन, और आहार परिणाम कर भाव। मतलब पहले कैसा था, बहुत वास्ट था आहार, अभी उन्होंने एकदम प्रिसाइज किया है, और उन्होंने ऐसे क्यों भी आपको बता ही दिए है कि ये मैक्सिमम पूछ सकते हैं। उसके बाद है अग्नि, अग्नि की डेफिनेशन, उसका इंपॉर्टेंस, जो 13 प्रकार के अग्नि होते हैं, जाठराग्नि, पंचभूताग्नि, हाँ, और सप्तधात्वग्नि, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी ये अग्नि के टॉपिक में मिलेगी। ठीक है। उसके बाद है आहार पाक, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मतलब पहले आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसका रूपांतर हो गया आहार रस में, आहार रस का फिर आहार रस का कन्वर्जन कहाँ पे होता है, कौन सा उसका विपाक होता है, कौन सा अवस्था पाक होता है, ये सब जो टॉपिक्स है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अन्न स्रोत, उसके मूल स्थान क्या है, उसके अवस्था, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ अवस्था पाक, मधुर आम्ल लवण, ऐसे मधुर आम्ल कटु, सॉरी, मधुर आम्ल कटु जो अवस्था पाक है वो कैसे होते हैं, निष्ठा पाक, दैट इज अ विपाक एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अवस्था पाक जो है हर चीज की, मतलब अगर आपने ग्लूकोज खाया तो भी आयुर्वेद के हिसाब से उसके अवस्था पाक मधुर अम्ल कटु ही होंगे। और गुड़ची स्वादु पाक का रसायन, तो गुड़ची है स्वादु पाक, मतलब स्वादु विपाक की वो है, स्वादु मतलब मधुर, तो गुड़ची के लिए एक विपाक तय है, वही वो मेडिसिन काम करेगी। तो
अवस्थापक सबके लिए अलग अलग होता है और अलग अलग फेजेस में वो बनता है, पहले मधुर अवस्थापक, फिर अम्ल, फिर कटु। और निष्ठापाक जो है वो हर मेडिसिन का तय रहता है, वो आपको आगे द्रव्य गुण चैप्टर में या द्रव्य गुण सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। फिर भी आहार के इसमें हम लोग इसकी भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि व्हाट इज अ विपाका, व्हाट इज अ निष्ठापाका। ठीक है, तो उसके क्लासिफिकेशन वही मधुर, अम्ल और कटु, ये आपको देखने को मिलेंगे। रोल ऑफ द गृहिणी एंड द पित्तधरा कला। अभी डाइजेशन चल रहा है तो पित्तधरा कला क्या करता है उधर, गृहिणी क्या करते हैं। भी एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देता हूँ कि मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि पित्तधरा कला साय वो मज्जा धरा कला। मतलब आपकी अगर नींद नहीं पूरी हुई है, आपका मज्जा पावरफुल नहीं है, तो आपको आहार पचन होके आपके बॉडी को जो सप्त धातुओं का पोषण होने वाला है वो नहीं लगना है। यही स्टडी आपको करना है, रोल ऑफ ग्रहणी इन द पित्तधरा कला के अंदर। ठीक है, आगे जाते हैं। जेनेसिस ऑफ वात पित्त कफ ड्यूरिंग द आहार पाका प्रोसेस। और फिर अभी वात अन्न का मल स्वरूप पैदा होता है, पित्त जो है रक्त के मल स्वरूप पैदा होता है, और कफ जो है वो रस धातु के मल स्वरूप पैदा होता है। डेफिनेशन ऑफ द टर्म कोष्ठ, जैसे आपने अग्नि पढ़ा है वैसे आपको कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और मृदु कोष्ठ, इसके बारे में भी आपको देखने को जानने को मिलेंगे। अभी ऐसे आपका पेपर 1 का पार्ट ए देखो, पार्ट ए विच इज ऑफ 60 मार्क्स, विच इज ऑफ 60 मार्क्स, ये यहाँ पे खत्म हो गया। देखो इतना इजी है, मैं इतना पढ़ूंगा उसमें से मेरे को 60 मार्क्स का पूछेंगे ही पूछेंगे। कितना अच्छा बनाया है सिलेबस, खाली आप डरते हो, डर से कुछ नहीं होता। आपको शांति से दिमाग लगा के स्मार्ट स्टडी करना है, तो आप अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। सेकंड पार्ट है मॉडर्न, these are the modern concepts. What is a homeostasis, what's the definition of homeostasis, mechanism। तो ये भी मोस्टली आया तो एलक्यू के लिए आता है, otherwise there are the different short SEQs are there, just like what is the cell physiology, what is the membrane physiology, what is the transport of various substance in the cell membrane। इसमें RMP, ऐसा VMP है ना सर, ये VRMR होगा, RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ऑड क्वेश्चंस है मगर ये एसईक्यू के लिए आने ही वाले हैं, क्योंकि एसईक्यू भी 8 उनको डालना है पर पेपर, और मॉडर्न के और आयुर्वेद के 50-50 कंट्रीब्यूशन रहता है। तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल AMP और RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये जो है वो एसईक्यू में आने वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं एंड डूइंग द कंट्रोल जेड अनडू कमांड। आगे जाते हैं। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, व्हाट इज एसिड बेड बैलेंस, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये थोड़े से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये दो है वो हमेशा पूछते हैं। एक बार हमको ये सारा पढ़ना है। क्या है, अभी ऑप्शंस नहीं है, पहले कैसे थे, 4 में से 3 छुड़ाओ एक ऑप्शन, ऐसा पुराने पैटर्न में था। अभी ऑप्शन ही नहीं है, ना आपको एलएक्यू के लिए ऑप्शन है ना एसईक्यू के लिए ऑप्शन है, इसलिए एक बार सब हम लोग सारा ये पढ़ेंगे। तो ये हो गया फिजियोलॉजी ऑफ होम्योस्टेसिस, उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये एलएक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ये डिफरेंट क्वेश्चंस को ऐड करके इस पे एलएक्यू बनने की संभावना ज्यादा रहती है। functional anatomy of respiratory system, what is it, ventilation, mechanism of respiration, exchange and transport of various gases, O2 CO2 का जो सारा आपको देखने को मिलेगा। न्यूट्रल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ये सारे टॉपिक जो है ये सारे एसीक्यूज और एलक्यू के अंदर कवर होते हैं।
उसमें से मोस्टली ये टॉपिक एलईक्यू के लिए बनाया गया है, हम लोग आगे देखेंगे। और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ये उसका फेवरेट रेस्पिरे एसईक्यू का टॉपिक है। और ये जो टेस्ट है ये बहुत बार एलईक्यू में पूछे गए हैं। आगे जाते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी। जीआईटी में फंक्शनल एनाटॉमी वही आएगा हर बार। फंक्शनल एनाटॉमी मतलब आपको एनाटॉमी पता चाहिए, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ तो वो आपको याद रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ द सिक्रेशन एंड द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस, कितने कितने जूसेस है, एचसीएल कहाँ होता है, कौन से सेल से होता है, ये सब चीजें आप देखेंगे। फंक्शंस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, ये एसीयू का टॉपिक है। स्टमक, लिवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये जो भी क्वेश्चंस है ये मोस्टली एसीयू के लिए आते हैं। बड़ा क्वेश्चन जीआईटी का आने की संभावना रहते हैं और वो आता है। ठीक है, आगे जाते हैं। मूवमेंट ऑफ गट, व्हाट मूवमेंट से कैसा डिग्लूटिनेशन कैसे होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स क्या है, डिफिकेशन क्या है, ये सब चीजें पूछने की संभावना है मगर बहुत कम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम, वो अंदर के अंदर उसका जो नर्व्स का जाला है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। डाइजेशन एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। विटामिन, विटामिन जहां जहां दिखे वहां समझ लेना कि यहाँ पे एसीक्यू पूछेंगे। एसीक्यू के अंदर अंदर विटामिन, फैट सोल्यूबल, और ऐसा पूछ सकते हैं विटामिन ए, उसके हाइपो एंड हाइपर विटामिनोसिस पूछेंगे, उसके सोर्सेस पूछेंगे, उसकी डेली रिक्वायरमेंट पूछेंगे। तो इसका एक अच्छा सा डेली रिक्वायरमेंट का वो वगैरह वो जो चार्ट है वो आपको दे दूंगा। तो आपको ये भी चैप्टर में ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अभी आता है द डेडलीस्ट टॉपिक, दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। बहुत से बच्चे हमारे टाइम पे हम जब पढ़ते थे तो इसको ऑप्शन में रखते थे, क्योंकि ये दिमाग में घुसने के लिए, दिमाग शांत रहना, कुशाग्र होना या इच्छा होना बहुत ज़्यादा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका आपको क्लिनिकल एप्लीकेशन में ये बहुत काम में आता है। सो वी विल ब्रीफली इंट्रोड्यूस द फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। जनरल इंट्रोडक्शन टू द नर्वस सिस्टम, क्या नर्वस सिस्टम में है, कौन से सिस्टम है, सीएनएस क्या होता है, पीएनएस क्या होता है, एएनएस क्या होता है। उसके बाद ग्रैन्युल में उसका जो आपने 12th में पढ़ा होगा वो सारा। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, सेरेब्रम क्या है, सेरेबेलम क्या है, वो कहाँ से फंक्शन करता है। फिर उसके बाद में फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, हमें नींद आती है तो नेचुरली तो आती है, मतलब उसमें उसके पीछे कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट रहती है। उसके बाद छोटा सा इंट्रोडक्शन, ईईजी, आपने ईसीजी का नाम पढ़ा होगा या सुना होगा। तो यह है इलेक्ट्रो एनसेफिलोग्राम, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे। फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच, स्पीच का एक डिफरेंट टॉपिक होता है, वो एसीक्यू के अंदर पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच, आर्टिकुलेशन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और बॉडी कैसे टेम्परेचर रेगुलेट करती है ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद डिफरेंट ग्लैंड्स, फिजियोलॉजी ऑफ ग्लैंड्स, इसका इंट्रोडक्शन। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ऐसी ग्लैंड्स रहती है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड का यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन कराया जाता है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसका नाम क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड, देयर फंक्शंस एंड देयर डिस्क्रिप्शन, ऐसा। यहाँ पे आपके दो पेपर खत्म हो गए, मतलब आपके कवर हो गए मार्क्स 60 और 40। तो 1:1 के करीब करीब ही आपको मॉडल दिया जाएगा। 20% थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो ऐसा आपके 100 मार्क्स कवर हो गए। और उसके बाद आपके आते हैं 60 मार्क्स के आयुर्वेदिक पार्ट पेपर 2। तो पहला है धातु, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ धातु, कितने धातु है, उनके डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज। थ्योरीज मतलब धातु पोषण न्याय, खले कपोत न्याय, केदारी कुल्ला न्याय, क्षीरदधी न्याय, ऐसे डिफरेंट न्याय है वो आपको इसमें पढ़ने होते हैं। उसके बाद एक एक धातु, 7 प्रकार के जो धातु है, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु, ये सब जो धातुएं हैं
वो आपको एक पर्टिकुलर फैशन में 11 पॉइंट्स के अंदर कवर करना होता है, जिसके अंदर आता है उसका एटिमोलॉजी, निरुक्ति, ये हो गया एटिमोलॉजी, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, सिनोनिम्स, यहाँ पे नहीं है सिनोनिम्स, लोकेशन वो कहाँ पाया जाता है, उसके बाद उसके मूलस्थान कुछ है क्या, शुक्र व स्रोतस के मूलस्थान कुछ है क्या, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, प्रमाण कितना होता है, कितना अंजलि प्रमाण होता है, अब ये शुक्र है, इसका कितना अंजलि होता है, बच्चा है उसका कितना अंजलि होता है, मेध है उसका कितना अंजलि होता है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये इसके वीवीआईएम पे अगर आपने श्लोक रिसाइट कर दिए, मतलब कोई भी आचार्य में से एक आचार्य का श्लोक रिसाइट कर दो और उसका आप ग्रंथोक्त वर्ड्स में उसका एक्सप्लेनेशन करो, तो इसमें अच्छे मार्क्स मिल ही जाए। तो ये क्षय और वृद्धि, जैसे आपने दोषों का देखा था, वैसे क्षय और वृद्धि धातुओं का भी आपको पूछ सकते हैं। फिर आश्रय सिद्ध भाव, ये एक मजेदार टॉपिक है क्रिया शरीर में। रस और रस धातु और कफ, मल का रिलेशन, पित्त और मज्जा का रिलेशन, रक्त और पित्त का आश्रय सिद्ध भाव, तो ये सब चीजें आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेगी सेपरेट टॉपिक। उसके बाद ओजस, ओज ये एलएक्यू में पूछने के लिए वेरी फेवरेट टॉपिक है बहुत सारे एग्जामिनर्स का। तो ओज को आपको एकदम अच्छे से पढ़ना ही है, उसमें उसका वो कहाँ से वर्ड आया, उसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर्मेशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, प्रॉपर्टीज कौन सी है उसकी, उसका प्रमाण कितना है, उसकी क्लासिफिकेशन, पर ओज क्या है, अपर ओज क्या है, कितना अंजलि होता है, कौन से आचार्य में क्या बताया, ये सब आपको बाहर करना है। दिस इज द मैथमेटिक्स इन द ओज। आपने गलत किया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपने एकदम रट लिया अच्छे से बनाया, तो ये आपका क्वेश्चन एलिगो का 10 में से 8, 8.5, 9 मार्क्स आपको लिख देके जाएगा। तीन उसमें विकृतियां होती हैं, वो भी आपको देखनी होती है, ओज विसरंस, ओज व्यापर और ओजस। इसको अंग्रेजी में मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, दीज आर द मैनिफेस्टेशंस, ओज विश्रंस, व्यापता एंड ओजस। ये आपको इसके 3 श्लोक याद कर लो, तो ये आपका एलक्यू बन गया 10 मार्क के लिए, और ये एलक्यू वन ऑफ द फेवरेट एलक्यू आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे जाते हैं। उपधातु, जैसे धातु पढ़े वैसे उपधातु भी है। आपको सिलेबस में 3 ही उपधातु है, जनरल इंट्रोडक्शन, इटर्मोलॉजी, डेरिवेशन, डेफिनेशन ऑफ द उपधातु, फॉर्मेशन, उपधातु कैसे बनते हैं। अभी एक सीक्वेंस आपको मैंने क्षीरदधि न्याय से बताया, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ऐसा कुछ सीक्वेंस है क्या जिसमें उपधातु बनते हैं, वो भी आपको देखना है। स्तन्य, आर्तव और त्वक, त्वक मतलब स्किन, त्वचा, तो इसके बारे में भी आपको खाली 3 ही उपधातुओं का वर्णन यहाँ पे अभी सिलेबस में है। चूंकि इसके अलावा भी उपधातु होते हैं, वो भी एक बार हम लोग ब्रीफली रिवीजन करेंगे, क्योंकि क्या है अगर और क्वेश्चन आया तो आप बोलेंगे सर आपने तो 3 ही पढ़ाया बाकी तो पढ़ाया नहीं, तो ऐसा नहीं है, आपको हम सब पढ़ाएंगे। और उपधातु का जो चैप्टर है ये मोस्टली आता है एस ए क्यू के अंदर, इसके ऊपर मोस्टली एस ए क्यू ही पूछते हैं, एल ए क्यू पूछने की संभावना बहुत कम रहती है। उसके बाद मल, मल कौन से है, तो पुरुष, मूत्र और स्वेद। पुरुष मतलब जो हमारा स्टूल होता है, स्टूल फॉर्मेशन, मूत्र मतलब यूरिन, और स्वेद मतलब हमारा पसीना जो होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे, उसके स्रोतस कौन से है, उसमें क्षय वृद्धि से क्या होता है, ये सब हम लोग यही 2 डेज आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। उसके बाद है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ धातु मल, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने खमल वगैरह वर्ड पढ़े होंगे, तो ये खमल वगैरह इसी के अंदर आते हैं। मांस धातु का जो मल है उसको खमल बोलते हैं। ठीक है, तो ये धातु मल
हम लोग आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ये भी एसीक्यू का टॉपिक है, कोई भी धातु के थर्मल आपको पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद है इंद्रिय विज्ञानम। इंद्रिय विज्ञान में फिजियोलॉजी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पंचेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, फिजियोलॉजी ऑफ परसेप्शन ऑफ द शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, फिजियोलॉजी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय आपके शरीर में होते हैं, इनका पूरा फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हम लोग ये करेंगे। ये भी टॉपिक एसएक्यू की कैटेगरी में आने वाले हैं, ठीक है। मानस, मन, मन के बारे में, मन व स्रोतस के बारे में डिटेल में आपको एसएक्यू में भी पूछ सकते हैं, और मन व स्रोतस और आत्मा को कंबाइन करके एलएक्यू में भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मन में क्या पूछते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मन, मनाचे विषय, आत्म्याचे विषय, हे सगळं विचारणार तुम्हाला मन आणि आत्मा हे प्रश्नांच्या मध्ये। आत्मा जो है वो, what are the properties of atma, what are the difference between the paramatma and the jivatma, what are the characteristic feature of the existing atma in the living body, ये जो दोनों टॉपिक है वो कंबाइन होके क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा है निद्रा, निद्रा में निद्रा उत्पत्ति कैसी होती है, उसके टाइप्स कौन से हैं, फिजियोलॉजिकल एंड द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसका, क्रिया शरीर में उसका क्या महत्व है, निद्रा के जो निद्रा जो उसका श्लोक है वो आपको करना होता है, कौन सा श्लोक क्या हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद निद्रा के बाद स्वप्न उत्पत्ति, उसके प्रकार, ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपका खत्म हो गया 60 मार्क्स का आयुर्वेद, ठीक है। यहाँ पे देखो 60 मार्क्स का जो आयुर्वेद है यहाँ पे आपका खत्म हो गया। और आगे है आपका मॉडर्न, मॉडर्न है 40 मार्क्स के लिए। 40 मार्क्स में पहला है हीमोपोटिक सिस्टम, मतलब ब्लड कंपोजिशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, कौन से आरबीसी कैसे बनता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट, मैक्रोफेजेस, ये सब चीजें कैसे बनती है, इसको बोलते हैं होमोपोएसिस। ये भी एससीक्यू के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये भी एससीक्यू के लिए पूछा जाने वाला है, और इनको कंबाइन करो तो एक एलएक्यू भी अच्छा फ्लोरिंग यहाँ पे मिलने की संभावना है, ठीक है। फिर functions of bone marrow, structures, types, functions of hemoglobin, what are the functions of hemoglobin, what is the mechanism of clotting factor। हम आपको जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर है उसका एक निमोनिक बनाएंगे, या अगर आप साथ दो तो एक अच्छा आपको इन्वॉल्व करके कैसे निमोनिक से पढ़ाई करते हैं वो भी जानेंगे। 13 चीजें याद करनी तो आप रटने से मतलब नहीं, उसका एक अच्छा सा निमोनिक बनाओ, निमोनिक से याद रखो। ये टेक्निक भी हम आपको सिखाएंगे कि पढ़ाई में कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, एंटीकोएगुलेटिंग फैक्टर्स, सॉरी एंटीकोएगुलेंट्स, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, यूनिवर्सल डोनर वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। इंट्रोडक्शन टू द एनीमिया एंड जॉन्डिस, जॉन्डिस तो ठीक है वो सेकेंड ईयर में जाने वाला है, फिर भी बेसिक इंट्रोडक्शन आपको हम लोग यहाँ पे देंगे। फिर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के अंदर क्लासिफिकेशन, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आपने वैक्सीन लिया तो कौन सी वैक्सीन आपका इम्यूनिटी बढ़ाया, कौन से सेल पे जाके काम किया, ये सब चीज़ें आपको बी सेल, बी सेल मेडेड इम्यूनिटी, टी सेल मेडेड इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिव, ये सब चीज़ें इम्यूनिटी के चैप्टर के अंदर आप देखेंगे। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट एलईक्यू का टॉपिक सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फंक्शनल एनाटॉमी, हार्ट कौन से यहाँ पे कहाँ पे सिचुएटेड होता है, एंटीरियरली क्या, पोस्टीरियरली क्या, ये सब चीज़ें आपको एनाटॉमी में देखेंगे। उसके बाद कार्डियक साइकिल, मोस्टली एलएक्यू में पूछे जाने वाला मॉडर्न का क्वेश्चन आता है फिजियोलॉजी में, कार्डियक
साइकिल। 8 साउंड्स फॉर्म होते हैं, ये कंबाइन मिला के भी आता है या एसीक्यू के अंदर आपको ये पूछे। फिर रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट, वेनस रिटर्न, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ईसीजी, जैसे आपने पहले पढ़ा था ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, वैसे आपको ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका रेगुलेशन कौन करता है, व्हाट इज आर्टेरियल प्लस, व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड इट्स कंट्रोल। ये प्रैक्टिकल में भी आप देखते हो कि फर्स्ट ईयर में आप ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हो तो उसका सीवीएस से क्या रिलेशन है, ये सब चीजें ये चैप्टर के अंदर कवर होते हैं। उसके बाद फिर मसल फिजियोलॉजी, व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ skeletal muscles, cardiac muscles, smooth muscles, physiology of muscular मसल कंट्रोल। ये चैप्टर भी आपको एसीक्यू के अंदर मैक्सिमम कवर करने वाला है। आगे जाते हैं, एडिपोस टिश्यू। हम बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो कोलेस्ट्रॉल का जो चैप्टर है वो ये है, एडिपोस टिश्यू। व्हाट आर द लाइपोप्रोटीन्स, वीएलडीएल क्या है, एलडीएल क्या है, एचडीएल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, फंक्शंस ऑफ स्किन। ये एसीक्यू बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्किन, स्लेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ये पढ़ के छोड़ देना, इतना इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फंक्शंस ऑफ स्किन ये आपको बहुत बार पूछा जाता है, और ये लाइपोप्रोटीन्स के बारे में पूछा जाता है। आगे जाते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये एक एलएक्यू का टॉपिक बहुत बार पूछा गया है, और एसीक्यू में ओव्यूलेशन, उसके साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस नाम का जो टॉपिक है, ये एसीक्यू में हमेशा पूछने वाले टॉपिक्स आते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में आगे जाते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, फंक्शंस ऑफ किडनीज, कॉर्टेक्स, मेडुलास, उसके वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, लूप ऑफ इनले, ये सब चीजें आपने देखी होंगी, वो भी थोड़ा डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। मैकेनिज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्म कैसे होता है, कंट्रोल ऑफ द मिक्सचुरेशन, कहाँ पे S1 S2 S3 कहाँ होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द फीसेस एंड द मैकेनिज्म ऑफ डिफिकेशन। उसके बाद एलएक्यू के टॉपिक, स्पेशल सेंसेस, स्लीप एंड ड्रीम्स। स्पेशल सेंसेस जो 5 है, जैसे अपने पंच ज्ञानेंद्रिय में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी एक एक सेंस ऑर्गन एलएक्यू के लिए पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे आपका ये हो गया पूरा सिलेबस। अभी ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आपका, कुछ है नहीं, सो इसको मैं भगाऊंगा, ये भी कुछ काम का नहीं है। ये सारा टीचिंग के लिए काम का है, जो स्टूडेंट का नजरिया होना चाहिए ये पीडीएफ में, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये सारा सीओज है, कोर्स आउटकम उसको बोलते हैं। ये नैक जो इंस्पेक्शन होता है, इसके लिए पहले इम्पोर्टेंट था, तो अभी इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एनसीएस में खुद बना के आपके सामने रखा। अभी वही कितना आवर्स तक तो पढ़ाना है, कॉग्निटिव ये सब, सॉरी मैं डायरेक्ट स्क्रॉल कर रही हूँ, आपके काम की चीजें हैं। ये अभी प्रैक्टिकल्स का थोड़ा सा दिया है, ये कॉलेज के लेवल पे आप कीजिएगा, कॉलेज में आपको ये कवर हो जाता है। चूंकि टूडेज का प्लेटफॉर्म जो है अपना, वो ऑनलाइन है, तो प्रैक्टिकल का इसमें आपको ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। अभी 4.5 मंथ्स है, 4.5 मंथ में आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पहले प्रिपरेशन करना है आपको। पहले व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर करना है, ब्लैक मैटर की तरफ बाद में देखेंगे जब टाइम मिला, तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन जब हो गया तब आपको मैं बता दूंगा। ये आपका एग्जाम का शेड्यूल होता है फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में। 3 आपके पीरियडिक असेसमेंट फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में होती है, और
फर्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन और सेकंड टर्म एंड एग्जामिनेशन इतनी होती है। फिर डायरेक्ट यू ये मतलब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जिसके लेकर भी आप हमारे साथ जुड़ोगे या जुड़े हुए हो। तो ऐसे उसका एक कैलकुलेटेड पार्ट है। फर्स्ट टर्म 15 मार्क्स, फर्स्ट पीरियडिक, सेकंड पीरियडिक, थर्ड पीरियडिक, इनका एवरेज, फिर कन्वर्टेड टू 30, फिर उसका टर्म एंड, फिर ये सब टोटल ऐसा कर करके थोड़ा सा इन्होंने ये दिया है। पीरियडिक असेसमेंट का उन्होंने दिया है कौन से क्वेश्चंस क्या क्या डालना है वो सब। फिर आगे जाते हैं प्रोफेशनल बीएमएस पेपर लेआउट, जिसके लिए मैंने ये एक लेक्चर थोड़ा सा अरेंज किया है। तो हम लोग देखेंगे कि 3 घंटे का पेपर आपका रहेगा। और 3 घंटे का पेपर आपका रहेगा और आपको उन्होंने कंपलसरी, देखो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 2017 में ऐसा नहीं था, 2017 में उनको ऑप्शनल क्वेश्चन थे। तो देखो आपको पैटर्न क्या है, 20 मार्क के एमसीक्यू आपको आते हैं, 8 एसीक्यू रहते हैं और 4 जो है एलक्यू रहते हैं। तो पेपर का टाइम डिजाइन आप उस तरीके से कीजिए जिस तरीके से आपको जैसे आपका पढ़ाई हो जाए तो मैं आपको ये आगे टाइम डिवीजन एग्जाम के इसमें बताऊंगा। फिर भी 30 मिनट्स 20 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलते हैं और इसके लिए आप 10 या 8 मिनट में अंदर एक एसीक्यू कंप्लीट कर दो तो 80 मिनट्स में ये हो जाएंगे और 4 क्वेश्चंस फिर आप अच्छे से लिख सकेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैं पहले एसीक्यू लिखूं या पहले मैं सर मैं पहले एसीक्यू लिखूं या मैं एलएक्यू से स्टार्ट करूं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप पहले एसीक्यू कवर कर लो। एक एसीक्यू को 8 से 10 मिनट के अंदर हम उसको खत्म कर दो। मोस्टली उसको 2 पेज के अंदर कवर कर दो। टू या जो कंटेंट के ऊपर भी है वैसे, अगर कंटेंट आपका अच्छा है तो आपका एक क्वेश्चन एक श्लोक लिखा उसका डिस्क्रिप्शन निकाला तो एक पेज में भी हो जाता है। ऐसे 8 आपको ये क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद है ये पेपर 2 में भी सेम ही है। देयर आर द 20 MCQs, 8 ACQs एंड 4 LEQs। डिस्ट्रीब्यूशन ये आपके रूम में वगैरह क्रियाशर की जब पढ़ाई करेंगे तो ये लिख के ही रख देना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रियाशारी syllabus, that is the distribution of theory exam। शारीर में आपको क्या पूछेंगे, एलईक्यू पूछेंगे क्या, नहीं आपको एसीक्यू पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पूछ सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा इसके अंदर आपको एलईक्यू पूछेंगे क्या, तो नहीं। त्रिदोषा के अंदर आपको एसीक्यू एमसीक्यू पूछेंगे। वात दोष के अंदर आपको एसीक्यू पहला एलईक्यू आता है। देखो वात दोष में आपको एलईक्यू आ गया, पित्त दोष में भी एलईक्यू आ गया, सॉरी मैं आप टिक करूंगा सर। हाँ, इस पित्त दोष में भी एलिक्यू आ गया, कफ दोष में भी एलिक्यू आ गया। वापस देखो अभी दोष की क्षय वृद्धि में एलिक्यू है क्या, नहीं है। इसका मतलब आपको दोष की क्षय वृद्धि और शट क्रियाकाल यहाँ पे एसीक्यू ही पूछेंगे, वहां पे एलिक्यू की संभावना 0% है। शुड नॉट बी आस्क्ड, नो देयर शुड नॉट बी आस्क्ड, ऐसा उन्होंने गाइडलाइन दिया है। ये आपको पास अभी मैं थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। जैसे ये रिकॉर्डिंग आपको पहुंच जाएंगी यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा तो वैसे आपको ये दे दूंगा। तो आपको क्या कोशिश करना है, वात दोष का श्लोक रिसेट करना है, पित्त दोष का श्लोक रिसेट करना है, कफ दोष का श्लोक रिसेट करना है, डेली उसका रिवीजन करना है क्योंकि ये एलएक्यू के लिए पूछे जाएंगे। बाकी के जो टॉपिक्स है वो पढ़ना है, एनालाइज करना है, कॉन्सेप्चुअली ध्यान देना है और उसको एग्जाम में आपको लिखना है। फिर उसके बाद में क्रियाकाल जो है प्रकृति, क्रियाकाल तो हो गया, प्रकृति में भी आपको एलएक्यू पूछ रहे हैं। आहार पे भी एलएक्यू है, अग्नि पे भी है, आहार पाक पे भी है। ठीक है। होम्योस्टेसिस मैंने बताया था होता ही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, स्पर्मेटोजेनेसिस ये भी पूछते हैं। मतलब ये टॉपिक्स ऐसे हैं, होम्योस्टेसिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, इस पे कंपलसरी एलएक्यू आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। यहाँ पे भी अब जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ धातु पे एलएक्यू क्या है क्या, तो नहीं।
तो इसको उतना मतलब वो नजरिए से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके जो इम्पोर्टेंस होती है उतना करो, बाकी छोड़ दो। बाकी रस से लेके शुक्र धातु तक, यहाँ तक यहाँ तक सारे एलक्यू आते हैं। कोई भी धातु आपको पूछ सकते हैं, मांस धातु पूछा, कभी रक्त धातु पूछा, उसका एक आउटलाइन भी है। धातु का क्वेश्चन आया तो धातु का क्वेश्चन कैसे लिखना है वो मैं ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद है ओजस। ओजस में आपको कंपल्सरी एलक्यू पूछना होता ही है, ये आने की संभावना ज्यादा रहती है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रय आश्रय भाव। इसके एलक्यू नहीं है तो ये टॉपिक पढ़ के चला जाना, और उसके जो मैथमेटिकल जैसा रिलेशन है, पित्त मज्जा, पित्त रक्त, ऐसे ये आश्रय सिद्ध भाव का वो आपको चार्ट भी मिलेगा, बुक्स में भी है, मैं भी बताऊंगा आपको, वो अच्छे से पढ़ के जाना। और उपधातु का मैंने थोड़ा सा गलत बताया था पहले। उपधातु के ऊपर स्तन्य आर्तवत्व, इसमें एलक्यू पूछ सकते हैं, पहले नहीं था, अभी ये उन्होंने डाला है कि वो धातु के बारे में तीन ही है तो तीनों में से एक उपधातु आपको एलक्यू ले पूछ सकते हैं, या दो कंबाइन करके पूछ सकते हो, ऐसा कर सकते हैं। स्तन्य और आर्त दोनों का बताओ, या त्वचा के बारे में बताओ, तो ये उपधातु के बारे में भी आपको एलक्यू कैसे है। मल का भी है, त्रिमल का भी वैसा ही है। इंद्रिय विज्ञान, उसमें आपको कोई एक ज्ञानेंद्रिय के बाद पूछ सकते हैं, चक्षु ज्ञानेंद्रिय वगैरह वगैरह। उसके बाद मन और मन के बारे में ये एलक्यू पूछते। आत्मा जो है उन्होंने एलक्यू के बारे में नहीं दिया है। और निद्रा और स्वप्न, तो निद्रा और निद्रा के प्रकार, ये कंफर्म क्वेश्चन आपको एसीक्यू के लिए करना है, वो टाइप से उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। निमोनिक्स है, निमोनिक्स याद करो, दैट्स इट। आगे जाते हैं तो मॉडर्न में इम्यूनिटी एसीक्यू के लिए क्वेश्चन है। हीमोपोएटिक सिस्टम, ब्लड ब्लड के जो कंपोनेंट्स है वो सारे इसमें आते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पहले भी इस पे लेके आता ही था, कार्डियक साइकिल, हार्ट सम, सब उसमें। मसल फिजियोलॉजी में ऐसे क्यों ही पूछेंगे, लेकिन नहीं पूछेंगे। फिर एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू भी वही सेम। और फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, परम्यूटेशंस, ये आप पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके बाद एक्सक्रीशन, किडनी कैसा काम करती है, व्हाट इज एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसी होती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे पूछेंगे आपको। स्पेशल सेंसेस में 5 में से एक स्पेशल सेंसेस आपको पूछेंगे। स्लीप और ड्रीम में भी एलक्यू पूछने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तकरीबन ये फिर टेबल है कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, फिर एमसीक्यूज 20 कंपलसरी, मोस्ट टू नो 15 एमसीक्यू, डिजायर टू नो, जैसे हमने यहाँ पे ये एक पैटर्न दिया था। उसके बाद आगे है मोस्ट टू नो, नाइस टू नो और डिजायर टू नो। इसमें तीनों इसमें उन्होंने कवर किया है टॉपिक A1, A2, A3, A4, A5, A7, A10 तक, A12 तक है, फिर B1, B2, B3, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 के उन्होंने कंपोनेंट दिए हैं। तो उन्होंने ऐसा दिया है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लेना, कुछ डाउट हो तो मुझसे आप सलाह मशवरा कर सकते हो, पूछ सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम को उन्होंने दिया है, दीज आर द बुक्स। तो देखो, क्रिया शरीर में आपको अच्छे से स्कोरिंग कराने के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये पीडीएफ भी शो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आपको ग्रुप में डाल दो। आप कोशिश करें कि जितना हो सके उतने श्लोक जल्दी से जल्दी रिसाइट करें। मतलब अगर 4.5 मंथ्स आपके पास है तो आप क्या करो, 2 महीने में क्रिया शरीर के लिए अगर आप दिन में 1 घंटा निकालते हो तो आधा घंटा उसमें रिसाइटेशन के लिए निकालो। जो इम्पोर्टेंट श्लोक मैं आपको रिसाइटेशन के लिए दूंगा वो आप रिसाइटेशन करो। पाठांतर केलेलं कधीही तुम्हाला वाया जाणार नाही। पाठांतर हे तुम्हाला फर्स्ट ईयर टू फायनल ईयर कामालाच येणार आहे। फर्स्ट रिसाइटेशन जो है वो आपको फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक काम में आने वाला है। अभी एग्जाम में अगर वो पाठांतर का मतलब रिसाइटेशन का कुछ श्लोक नहीं आया,
फिर भी आपको कोशिश करना है कि वो फाइनल ईयर तक याद रखो, वो ही आपको काम में आता ही है। कैसे पेपर लिखना है, टाइम डिवीजन कैसे करना है, इसके डिफरेंट हम लोग लेक्चर्स आगे लेंगे। और टुडेज आयुर्वेदा के जो ये प्लेटफॉर्म है इस पे हम लोग हम पूरी कोशिश करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको इतना स्मार्ट स्टडी का तरीका बताएं कि आप एकदम इजीली एग्जाम क्रैक कर पाओ। फर्स्ट ईयर में आप, सेकेंड ईयर में आप, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, जो भी ईयर में होंगे, ऑड बैच में होंगे, तो भी आप एकदम अच्छे से ये जो आयुर्वेदाचार्य का जो कोर्स है वो आप क्लियर कर पाए। थैंक यू। साइनिंग ऑफ योर mentor Dr. Hiteshwar Lunare for Kriya Sharir and Rachna Sharir for first year BMS in the platform of today's Ayurveda. And signing off. Thank you.